ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 है, जिसमें पार्ट 1 की वीडियो आप देख सकते हैं। वो थोड़ी क्लियर नहीं है, तो उसको 720 की क्वालिटी पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर नोट्स दिख जाएंगे। तो ये नोट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। हमने पिछले पार्ट में किस प्रकार से भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक भारत तक में किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उसके बारे में उसमें तमाम सूचनाएं, तमाम नोट्स दिए गए हैं। इस वाले पार्ट्स में लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये आप उसमें देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई है जून 1972 में हुई है, और एक संस्था है इसरो, इसकी स्थापना अगस्त 1969 में हुई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और सितंबर 1972 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत लाया गया। तो अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के लिए इसरो कार्य कर रहा है, ठीक है। और इसरो के जो कार्य हैं वो जिसकी हम मतलब तारीफ़ नहीं कर सकते, इस प्रकार से कार्य हैं। हमारे अंतरिक्ष अंतरिक्ष संबंधी जितने भी अनुसंधान हैं, जितने भी चीज़ें हैं इसरो ने करी है, वो तारीफ़ काबिल है। उसके बाद इसरो जो अंतरिक्ष विभाग है अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रमों को इसरो पीआरएल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र तथा सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है। तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसरो है, PRL है, NRL है और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। तो इनके माध्यम से अंतरिक्ष विभाग अपने कार्यों को निष्पादित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन एक कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जो भी अंतरिक्ष सेवाएं अंतरिक्ष विभाग और इसरो के द्वारा बनाई जाती हैं, या जो भी यंत्र या जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उसका व्यापार करती है, उसका विपणन करती है, उसका व्यापार करती है, ठीक है। अंतरिक्ष विभाग तथा इसरो मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में स्थापित है। तो यहाँ पे अंतरिक्ष विभाग का भी और इसरो का दोनों का मुख्यालय अंतरिक्ष भवन है जो बेंगलुरु में स्थापित है, ठीक है। भारत में विज्ञान एवं नीति। भारत में विज्ञान नीति भारत का पहला प्रयोग है। दुनिया में किसी और ने इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया है, जो संसद द्वारा पारित विज्ञान नीतियां हैं। इसमें पहली विज्ञान नीति है। पहली विज्ञान नीति 1958 में पंडित नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक अनुसंधान का संवर्धन, प्रोत्साहन और उसके अस्तित्व को बनाए रखना। तो जो पहली नीति 1958 में पंडित नेहरू ने शुरू की थी, उसका जो मेन उद्देश्य है वो वैज्ञानिक अनुसंधान, जो वैज्ञानिक खोजें हैं या वैज्ञानिक के जो कार्य चल रहे हैं उसको अच्छा करना, उसको प्रोत्साहित करना और उसके अस्तित्व को बनाए रखना। दूसरी नीति शुरू होती है 1983 में, इंदिरा काल में। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इनके द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रौद्योगिकी संबंधी कुशलता तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं, प्रौद्योगिकी हैं, उसके संबंधी कुशलता प्राप्त करना, और टेक्नोलॉजी जो हम बाहर विदेशों से आयात करते थे उसमें हमें आत्मनिर्भर होना था। लोगों को न्यूनतम लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, मानव संसाधन का विकास करना, कम से कम पूंजी से अधिक से अधिक विकास का प्रबंधन करना, और अधिक से अधिक विकास के लिए इस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास जो पूंजी थी वो उतनी सक्षम नहीं थी जितनी अन्य देशों के पास, अन्य विकसित देशों के पास थी, तो हमें कम से कम पूंजी पे हमें अधिक से अधिक विकास का प्रबंधन करना था। तीसरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 में शुरू होती है, अटल बिहारी वाजपेयी काल में। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान के साथ एक और नारा दिया, जय विज्ञान। और इसमें और इस नीति में बेसिकली क्या था कि राष्ट्रीय समस्याएं जो हैं उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान ढूंढना, नवोन्मेष प्रणाली का सृजन करना। नवोन्मेष का मतलब है इनोवेशन। तो इनोवेशन, नई नई चीज़ें जो भी इनोवेट हों उसको प्रोत्साहित करना, उसके लिए कार्य करना। तो नवोन्मेष प्रणाली, इनोवेशन की जो चीज़ें हैं उसको सृजन करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020।
उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवोन्मेष नीति 2020, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इनोवेशन जो नीति है 2020, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो ध्यान दिया गया है, इसमें ध्यान दिया गया है लैंगिक समानता। इसमें सभी निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का कम से कम 30% प्रतिनिधित्व तथा LGBTQ+ समुदाय से जुड़े वैज्ञानिकों को स्पाउसल बेनिफिट प्रदान करना है। तो इसमें जितनी भी निर्णय लेने वाले निकाय हैं, जो बड़े बड़े निकाय हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उसमें महिलाओं को कम से कम 30% का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरा है कि LGBT लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर प्लस जो समुदाय हैं, इनसे जुड़े वैज्ञानिकों को स्पाउसल बेनिफिट, इनको जो पारिवारिक बेनिफिट मिलना चाहिए वो सब प्रदान कराना, जब इनके ना रहने पर इनके परिवारों को स्पाउसल बेनिफिट प्रदान कराना। ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी से लोग उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल। बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल से तात्पर्य यह है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगे हुए वैज्ञानिक हैं या जो कार्य कर रहे हैं, उनके बच्चों एवं बुज़ुर्गों के लिए विशेष उपबंध करना, दिव्यांगत लोग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करना। ठीक है। चयन मतलब चुनने के लिए, पदोन्नति के लिए या पुरस्कार के लिए जो आयु संबंधी छूट होती है उसका पदोन्नति एवं पुरस्कार के लिए जो आयु संबंधी छूट है उसके लिए शैक्षणिक स्तर को आधार बनाया जाएगा, ना कि लैंगिक स्तर को। तो इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि महिलाओं के लिए ज़्यादा छूट है या इनके लिए ज़्यादा छूट है, इसमें शैक्षणिक स्तर को आधार बनाया जाएगा। ठीक है। इसमें एक है, एक ही विभाग या प्रयोगशाला में कर्मचारी के तौर पर विवाहित युग्म की एक साथ कार्य करने की सीमा को हटाना। तो कई बार क्या होता था कि एक साथ कार्य करने वाले दो कर्मचारी आपस में विवाह कर लेते थे, जिसकी वजह से उनका या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था या तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती थी। तो इस सीमा को हटाना भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद है पंचवर्षीय योजना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1951 से 56। देश की आज़ादी के बाद पहला चुनाव होता है और 51 से 56 में 1951 में और 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो इसमें बेसिकली हमें आधार बनाना था। तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला एवं शोध संस्थाओं की स्थापना की गई। तो जो प्रयोगशालाएं थी, शोध संस्थाएं, इसके बनाने का कार्य शुरू किया गया, इनकी स्थापना का कार्य शुरू किया गया। इन शोध संस्थानों के माध्यम से MSME क्षेत्र को बढ़ाना। MSME माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के जो क्षेत्र थे, इन शोध संस्थाओं के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करके MSME सेक्टर को बढ़ाना। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए MSME सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो MSME सेक्टर को बढ़ाना भी इसका एक वो था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। तो 1954 में ही परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। तो परमाणु शक्ति होना किसी भी देश के लिए आज के युग में बहुत ही सम्मान की बात है, क्योंकि कुछ ही देश हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है और भारत भी उनमें से एक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1956 से 61 में और इस योजना के दौरान विज्ञान एवं उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में सरलता एवं मानकीकरण के लिए MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति को अपनाई गई। देखो, मैंने बहुत कोशिश करी कि MKS पद्धति को मैं ढूंढ पाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि MKS पद्धति क्या है। फिर भी एक बार देख लेना और इसको याद कर लेना कि इस सेकंड पंचवर्षीय योजना में विज्ञान एवं उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में सरलता के लिए और मानकीकरण के लिए मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति को अपनाया गया, ताकि कार्यों को अधिक तेज़ी से निष्पादित किया जा सके। बस इसका यही मतलब है कि पहली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 1958 में संसद में पारित की गई। हमने अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति इससे पहले पढ़ा है। तो पहली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति पंडित नेहरू के द्वारा 1958 में संसद के द्वारा पारित की गई और ये शुरू हुआ। ठीक है, यह नीति। तीसरा है विश्वविद्यालय में बुनियादी विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। थर्ड जो पंचवर्षीय योजना शुरू होती है वो 1961 से 1966 के तक है। तो इसमें पहला पॉइंट है विश्वविद्यालय में बुनियादी विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। तो जो भी बेसिकली
मानव संसाधन के विकास के लिए विश्वविद्यालय में जो बुनियादी विज्ञान की शिक्षा है उसको बच्चों को देना, और ताकि बच्चे विज्ञान को समझ सकें और नई जो मानव संसाधन है उसका विकास किया जा सके। प्रौद्योगिकी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध पर विशेष ध्यान देना, टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए शोध करना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच है, और इसमें पहला पॉइंट है औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। और दूसरा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग में तारापुर में पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन का संचालन प्रारंभ किया गया। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाया गया। ठीक है, और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भी होता है, ये भी याद रखना। 1969 में इसरो की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य भारत को अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना था। तो 1969 में, इससे पहले भी हमने पढ़ा कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के बारे में अभी हम बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे। इसरो ने कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी है, कौन कौन सी सैटेलाइट हैं जो किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसरो भी इसी समय बनाया गया। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 होती है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू होती है, 79 तक है। इसमें कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक उपायों, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक उपायों, ड्राई फार्मिंग, पानी की बचत करने के लिए ड्राई फार्मिंग एवं सहायक उपकरणों पर ध्यान दिया गया। तो बेसिकली पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 तक है, उसमें कीटनाशक, ड्राई फार्मिंग एवं सहायक उपकरणों पर ध्यान दिया गया, कृषि पर ध्यान दिया गया। नवीनीकृत ऊर्जा पर शोध। नवीनीकृत ऊर्जा कौन से हैं? सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी नवीनीकृत ऊर्जा हैं। तो इन पर शोध कार्य शुरू किए गए, इन पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध हो सके, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो सके। तीसरा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े विभिन्न प्रयास किए गए, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली निषद की स्थापना विशेष उल्लेखनीय रही है। तो इसमें अंतरिक्ष कार्यक्रमों और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े विभिन्न प्रयास किए गए, जिसमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली, तो इसमें है राष्ट्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी सूचना प्रणाली को विकास करने के लिए निषद की स्थापना की गई। ये इसकी स्थापना की गई जिससे हम आज जो फ़ोन और ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं, ये सूचना प्रणाली की वजह से ही ये चीज़ें, मेल हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, सूचना प्रणाली के विकास से ही संभव हो पाया है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में शुरू होती 1980 में शुरू होती है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का एक चीज़ और है, 1974 से 79 तक ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रहती है। एक साल जब इंदिरा गांधी की सरकार ख़त्म हो जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, तो एक साल उनका रोलिंग प्लान रहता है, तो एक साल इसमें नहीं गिना गया है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 में शुरू होती है, 1980 से 1985 तक। इस योजना में आधुनिक क्षेत्र जैसे प्लाज्मा भौतिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी याद के लिए योजनाएं बनाई गई। तो जो आधुनिक क्षेत्र हैं उस पर विशेष ध्यान दिया गया। 1983 में दूसरी विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई। 1983 में फिर से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ जाती है 1980 के बाद, और उसके बाद 83 में दूसरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति जारी की गई है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मानव संसाधन के विकास की बात की गई। देखो, किसी भी चीज़ का सही उपयोग तभी किया जा सकता है जब कुशल मानव संसाधन हो हमारे पास। तो मानव संसाधन हर एक देश के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी देश का, अब जैसे जापान को ले लो, जापान अगर एक विकसित देश है तो वो अपने मानव संसाधन की वजह से है। तो मानव संसाधन के विकास की बात की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1985 से 90 तक है, 1985 से 90 तक। इस योजना के आरंभ में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, बेसिकली ये किस चीज़ के लिए था? ये गंगा की सफाई के लिए था, गंगा को क्लीन करने के लिए था। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई। इसमें खाद्य उत्पादन एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बात की गई, और इसमें खाद्य उत्पादन एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसलिए क्योंकि हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो हम अपने आज़ादी के बाद से 1991 तक जो चीज़ें अर्थव्यवस्था के लिए और चीज़ों के लिए यूज़ करते हुए आ रहे थे, उसमें पूरी तरीके से परिवर्तन किया गया। हमने खुले द्वार की नीति अपनाई, हमने वैश्वीकरण अपनाया। तो 1992 से हमारी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल ही बदल गई। तो इसमें ज़्यादा विशेष साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं हुआ। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 1997 से 2002। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, यहाँ से कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित चीज़ें और बौद्धिक संपदा अधिकार, ये सारी चीज़ें भी इसमें जुड़ती हैं। तो इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों का समुचित उपयोग करने के अलावा भारत में जनसंख्या नियंत्रण एवं खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया। तो जो वैश्विक मापदंड है ना, हम उसके हिसाब से अब काम करने लग गए। तो इसमें विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है, उसके अलावा भारत में जनसंख्या पे नियंत्रण करना, जो जनसंख्या है उसके लिए खाद्य उपलब्ध कराना, इन सारे मुद्दों पर जो वैश्विक मुद्दे होते हैं इस पर भी ध्यान देना शुरू किया गया। हरित पर्यावरण की एक नई परिभाषा सामने आई कि हमें अपने पर्यावरण को अपने विकास के साथ किस तरीके से सुरक्षित रखना है। हरित पर्यावरण तकनीकी पर जोर दिया गया कि हमारे तकनीकी भी विकसित हो और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। शैक्षणिक संस्थानों में नई प्रबंधन तकनीकी और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे नए मुद्दों से जुड़ा अकादमिक वातावरण तैयार करने पर भी बल दिया गया। तो जो हमारे स्कूल और शैक्षणिक संस्थान कॉलेजेस थे, उनमें कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी गई, उनके पढ़ने में, उनके पढ़ाई में, उनके जो उनकी किताबें थी उनमें, इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार जोड़े गए और भी जो नए मुद्दे थे उसके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया गया और शिक्षा दी गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 2002 और 2007 तक। इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे नवीन क्षेत्रों में प्रगति के साथ साथ कृषि आधारित उद्योग पर विशेष जोर दिया गया। तो कृषि को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के 2002 तक हम प्राइम मूविंग फोर्स हम उद्योग को मानते थे, ठीक है, पीएमएफ। हम ये मानते थे कि हमारा जो मेन है वो उद्योग है। लेकिन 2002 में परिप्रेक्ष्य बदला और इसमें हम कृषि को प्राइम मूविंग फोर्स घोषित करते हैं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इसी में ऊर्जा, यातायात, संचार जैसे आधारभूत क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। तो ऊर्जा हो गया, यातायात, संचार, ऊर्जा में नवीनीकृत ऊर्जा, यातायात और संचार की जो चीज़ें हैं थी वो उनको अच्छा करने, आधारभूत क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 2007 से 2012। इसमें जो संस्था थी विज्ञान एवं यांत्रिकी शोध परिषद SERC, इस संस्था के स्थान पर NSEB को बनाया गया, राष्ट्रीय विज्ञान एवं अभियान बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख संस्थाएं भी स्थापित की गई। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ और संस्थाएं भी स्थापित की गई। पहला है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद बनाया गया। दूसरा है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली बनाया गया। इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल्स बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन आदि संस्थाओं की स्थापना की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, इसमें मानव संसाधन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया कि मानव संसाधन के विकास और उनके शैक्षणिक चीज़ों को किस प्रकार से बेहतर किया जा सके। अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में GDP के 1% खर्च को बढ़ाकर 2% कर दिया गया। अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र से संबंधित जो खर्चा हम करते थे, पहले 1% करते थे, उसको हमने बढ़ा करके 2% कर दिया। वैज्ञानिक युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए अकादमिक क्षेत्र, विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थान एवं उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करना, महिला एवं पुरुष समानता जैसी चीज़ों पर बल दिया गया।
तो जो वैज्ञानिक युवा वर्ग को आकर्षित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अकादमिक क्षेत्र जहाँ पे और विभिन्न अनुसंधान जो क्षेत्र थे, विकास संस्थान, जैसे हमने सुना है कि कई बार कॉलेजों पे जहाँ पे भी चीज़ें इंजीनियर्स या जो भी रहते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ वाले आते हैं और वहीं से लोगों को हायर कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें शुरू की गई। महिला एवं पुरुष समानता की बात की गई कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान माना जाए इस क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विजन एवं बहुआयामी कार्यनीति के जरिए भारत को ई विकास करना। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विजन एवं बहुआयामी कार्यनीति के जरिए ई विकास करना। तो अभी भी हम देखते हैं कि मोस्टली अर्थव्यवस्थाएं इंटरनेट पर आधारित हैं। तो इंटरनेट का विकास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो या जो भी ना समझ में आया हो तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।